हमारी जिंदगी के रियल हीरोज से मिलिए हर शुक्रवार रात 10 बजे कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में। रियल हीरोज जो डरते नहीं, थकते नहीं, रुकते नहीं, बस डट जाते हैं और कुछ कर जाते हैं। इन्हें मोहब्बत है वतन से, इंसानियत से, ईमान से, इसीलिए ये कहलाएंगे हमारी जिंदगी के रियल हीरोज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हमारी ज़िंदगी के रियल हीरोज़ में। मैं फिर हाजिर हूँ, आपके दोस्त शालिनी सिंह, और उम्मीद करती हूँ कि आज के सफ़र का भी आपको बेसब्री से इंतज़ार होगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के रियल हीरोज़ में हम लेकर आते हैं हमारे और आपके बीच से उन हीरोज़ को जो सही मायने में हमारी ज़िंदगी के हीरो हैं। 70 mm के पर्दे पर फाइट करने वाले हीरो कितने हीरो हैं ये आप सबको पता है। हम काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, लेकिन रेडियो जंक्शन के सफ़र में हम आपको ले चलते हैं वास्तविक दुनिया में। और वास्तविक दुनिया में जो हीरो हमारे बीच आते हैं उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। सिर्फ प्रेरणा ही नहीं मिलती है या कोरी बातें ही नहीं होती हैं, बल्कि वाकई बहुत सारी जिंदगियों में उनका जो असर है वो दिखाई भी पड़ता है। बस ज़रूरत है एक नज़र की। तो उसी पैनी नज़र के साथ आज हमारे रियल हीरो में हमारे साथ हैं श्री आलोक अग्रवाल जी। आलोक अग्रवाल जी के बारे में हम आपको बताएं तो पेशे से पुस्तक व्यवसायी हैं। इनके अपने कुछ हॉस्टल हैं जहां पे विद्यार्थी रह कर के अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही साथ वो सोशल वर्कर भी बहुत अच्छे हैं। सोशल वर्कर में बहुत सारी भूमिकाएं वो अदा करते रहते हैं खामोशी से, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है उनकी जो मुहिम की तरह काम करती है वो ये है कि वो रक्तदाता हैं और स्वैच्छिक रक्तदाता हैं। रक्तदान की बात करें तो इन्होंने कई बार रक्तदान किया है, लगभग 27 बार। और ये 27 बार तो उन्होंने गिनती रखी है, कुछ गिनतियां हो सकता है छूट भी गई हों, तो ये कहना मुश्किल बात है कि कुछ छूटी भी होंगी। तो अब अनुमान लगा लीजिए कि 27 साल से लगातार हर 3 महीने के अंतराल पे जब भी मौका मिले कोई रक्तदान कर देता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम रक्तदान करने से पहले खुद को स्वस्थ रखें। तो कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी बातों पर हम बात करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल भी आएंगे तो हम कोशिश करेंगे शामिल करने की। फिलहाल हम स्वागत कर लेते हैं हमारी ज़िंदगी के रियल हीरोज़ में हमारे आज के मेहमान आलोक अग्रवाल का। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम आलोक अग्रवाल है और मैं देवीपाटन मंडल के बलरामपुर जनपद का निवासी हूँ। बलरामपुर शहर में रहता हूँ। मेरी पैदाइश भी यहीं की है और पढ़ाई लिखाई भी सब यहीं पे हुई जी। पिता के व्यवसाय पुस्तक और लेखन सामग्री का उनका एक दुकान थी, उसी में ही मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद से लगा। और किताबों से रिश्ता छूटा नहीं आपका इस तरह से? किताबों से रिश्ता मेरा टूटा नहीं। पढ़ाई के बाद भी कहीं ना कहीं उस व्यवसाय से जुड़ने की वजह से एक संलिप्तता बनी रही। और रक्तदान के क्षेत्र में मेरा आना अचानक हुआ। जी, यही किस्सा हम जानना चाहते हैं कि आपके जहन में कब ये आ गया कि रक्तदान में हमें जुड़ जाना चाहिए? ऐसा हुआ था कि मेरे बाबा जी को एक बार रक्त की जरूरत पड़ी थी। उनका इलाज लखनऊ मेडिकल कॉलेज में चल रहा था जी। तो उस समय मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था यहीं बलरामपुर से जी। तो लखनऊ जाके मैंने रक्तदान कर दिया था और वापस आ गया था। तो उस समय तो चूंकि परिवार का मामला था जी, तो रक्तदान करने का कोई ऐसा वो ध्येय भी नहीं था। लेकिन अब से 7 साल पहले जी, बलरामपुर में जो संयुक्त चिकित्सालय है हमारा जी जी, उसमें ब्लड बैंक भी है जी। तो वहाँ के ब्लड बैंक के जो इंचार्ज हैं, एक टेक्नीशियन है सीपी श्रीवास्तव जी, उनके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे और वो मेरे यहाँ से किताबें लेने उन बच्चों की आते थे। तो उनसे मेरा परिचय था, एक दोस्ती भी थी। तो अचानक एक दिन उनका फोन आया कि आलोक जी, एक बच्ची आई है
वो 6.5-7 साल की है और उसके दिल में छेद है जी। और उसको रक्त की जरूरत है, तो क्या आप आके उसके लिए रक्तदान कर सकते हैं? हम्म। तो मैंने कहा बिल्कुल आ जाता हूँ, कब आना है? तो बोले तुरंत आ जाइए, क्योंकि उस बच्ची को रक्त रखा हुआ नहीं चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि छोटे बच्चों को जो 8 साल से कम होते हैं जी जी उनको फ्रेश ब्लड दिया जाता है, ना कि फ्रोजन ब्लड। जी। तो मैं खैर तुरंत गया, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर वो हॉस्पिटल और ब्लड बैंक है, वहां जाके मैंने अपनी जांच कराई। रक्त लेने से पहले हमेशा रक्तदाता की जांच की जाती है, जी जिसमें उसका ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन और वजन, जी ये 3 चीजें खास तौर से जांची जाती हैं कि वो रक्त देने लायक है या नहीं। जी। तो सारी चीजों की जांच के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आप रक्त दे सकते हैं। और इत्तेफाक की बात थी कि उस बच्ची का ब्लड ग्रुप और मेरा ब्लड ग्रुप सेम था। जी। तो उस बच्ची को सिर्फ 200 ml ब्लड दिया जाना था, जिसमें 100 ml के 2 बैग चाहिए थे। जी। एक इमीडिएट चढ़ाया जाना था और एक उसके साथ एम्बुलेंस में जाना था, क्योंकि उसको ऑपरेशन के लिए शिफ्ट किया जाना था बॉम्बे। जी जी। तो बैकअप के लिए 100 ml खून साथ में और दिया जाना था। तो मैंने खुशी खुशी वो ब्लड अपना रक्तदान किया। जी। और रक्तदान करने के बाद उस बच्ची को मैंने देखने और मिलने की इच्छा जाहिर की, और जब मैं गया उस बच्ची से मिलने, जी। तो मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत सी, बहुत प्यारी सी बच्ची थी। जी। और उसको देख के मुझे मतलब अंदर से बड़ा अजीब सी फीलिंग आई कि बताओ, इस छोटी सी बच्ची को ये क्या बीमारी ईश्वर ने दे दी है, जी। और अगर इसकी जान बच जाती है हमारे रक्त से, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो उसको मैंने ब्लड दिया और वो बॉम्बे गई, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और उसके बाद वो लौट के आई। जी। उसके परिजन हमसे मिले भी आके। जी। और आज वो बच्ची स्वस्थ है और पढ़ लिख के सर्विस कर रही है। क्या बात है, बड़ी हो गई है। बड़ी हो गई है। तो उस तरह से मेरी रक्तदान की शुरुआत हुई और उसके बाद से मैंने इसको एक मुहिम के रूप में अपनाना शुरू किया और अपने दोस्तों से इस चीज का जिक्र किया। और उसके साथ साथ दोस्तों का जब सहारा मिला और साथ मिला, जी, तो इसको हम लोगों ने बलरामपुर में एक मुहिम के रूप में शुरुआत की और रेगुलर हमने फिर ब्लड बैंक के सहयोग से कैंप्स ऑर्गेनाइज करने स्टार्ट किया। जी। और उसमें रक्तदाताओं से बात करके उनसे रक्तदान कराते थे और वो ब्लड जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाता था। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये रक्तदान करना सिर्फ रक्तदान तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारा खून का रिश्ता जुड़ जाता है। जिस बच्ची को जीवन मिल गया आपके उस इमरजेंसी में खून देने से, और आज वो बड़ी हो गई है, तो कहीं ना कहीं खुद के अंदर भी भाव आता है कि एक पिता की तरीके से हम हैं, उसकी रगों में हमारा खून दौड़ रहा है। ये रक्त के रिश्ते ही होते हैं जो हमें बड़ा क्लोज करते हैं। और हम यकीन मानिए दोस्तों कि जब हम किसी को खून दान करते हैं तो उस परिवार से हमारा रिश्ता रक्त से जुड़ जाता है और कहीं ना कहीं वो जीवन भर एक बहुत ही मार्मिक ढंग से चलता रहता है। आलोक जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और मेरे साथ साथ मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोगों के जहन में होगा। कई बार गांव क्षेत्र से जुड़े तमाम ऐसे लोग होते हैं जो खून दान करने में हिचकते तो नहीं, सोचते हैं दान कर दें, और दान करने जाएं तो कैसे जाएं, कहाँ जाएं, कैसे हम शिविर लगा लें, ये जानकारी नहीं होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये भी बताएं कि अगर कहीं किसी भी गांव में या कहीं भी लोग हैं और वो समूह में सोचें कि हम इतना समाज के लिए कर सकते हैं, तो या अपने गांव इतना कलेक्शन बनाएं कि अपने गांव में कभी आपत्ति आए तो हमारे गांव के लोगों को रक्त मिल सके, अगर तो इसके लिए कैसे क्या करें, कैसे मैनेज करें इन चीज़ों को? इसके लिए बहुत साधारण सी एक वो होती है कि आपके ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लड बैंक बन गए हैं अब। जी। पहले के समय पे तो नहीं थे, लेकिन अब जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं बात करूं तो 75 जिले हैं और 75 जिलों में रक्तदान के लिए रक्त कोष या ब्लड बैंक की स्थापना की जा चुकी है। जी। तो नियरेस्ट आपके गांव या शहर के समीप जो भी जी रक्त बैंक है, ब्लड बैंक है, आप वहां जाके संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप 12 से 15 यूनिट ब्लड डोनेशन करा सकते हैं, जिसके लिए करीब 25 से 30 लोगों को, समूह को इकट्ठा करना होता है, क्योंकि कई बार जांच में कुछ लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, किसी का
ब्लड प्रेशर लो या हाई होता है, जी। किसी का हीमोग्लोबिन कम होता है या किसी का वजन कम होता है, तो ऐसे लोगों से रक्त नहीं लिया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 20 से 25 लोग अगर आप इकट्ठा कर लें तो तो 12-13 उसमें यूनिट हो 15 जाएगा। लोग 12-15 यूनिट ब्लड हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन लिखित में दे दीजिए आप ब्लड बैंक के प्रभारी को, तो वो सारी व्यवस्थाएं कराते हैं। और एक ब्लड कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन वैन होती है जी। जिसको शॉर्ट में BCT वैन कहा जाता है। तो वो आपके गांव तक, अगर रोड है प्रॉपर जाने लायक, तो वो आपके गांव तक आती है और गांव में ही शिविर लगा के वहां एलिजिबल लोगों से जो रक्तदान करने में सक्षम है उन लोगों को टेस्ट करने के बाद उनसे रक्तदान करा के वो रक्त वापस उस वैन के थ्रू रक्त कोष में आ जाता है, ब्लड बैंक में आ जाता है और फिर जरूरतमंद लोगों को मिलता है। जी। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली होती है जी। कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो वो ब्लड बैंक में जाने के बाद कई प्रक्रियाओं से और जांचों से गुजरता है जी। और उसमें जो जांच की जाती हैं वो लगभग, अगर हम प्राइवेट पैथोलॉजी में या किसी भी पैथोलॉजी से कराएं तो उनकी कीमत 2500 से 3000 रुपए बनती है। जी। तो वो जांच रिपोर्ट्स भी आपको ब्लड बैंक से उपलब्ध हो जाती हैं और आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में भी पता चल जाता है कि आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है। जी, ये बहुत अच्छी बात है। जी। तो ब्लड देने से आपको जो एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है उसके साथ साथ आपके शारीरिक जांच भी हो जाती है निःशुल्क रूप में। जी। आलोक जी, आपने ब्लड के क्षेत्र में, ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में बहुत लंबा काम कर लिया है। आप लायंस क्लब से भी जुड़े हैं ब्लड डोनेशन के सेक्शन में, मुख्य संरक्षण है CTCS परिवार लखनऊ से, स्वैच्छिक रक्तदानी है और 27 बार तो रक्तदान किया ही है। कोरोना काल में भी काफ़ी आपने काम किया इस बारे में, खूब रक्तदान कराया लोगों के साथ जुड़कर। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में सबसे अधिक रक्तदान कराने के लिए आपका नाम दर्ज है। तो आप रहते उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में हैं, तो लंदन में आपका नाम ब्लड डोनेशन के लिए कैसे दर्ज हुआ, ये जानने की इच्छा है। बिल्कुल शालिनी जी, ऐसा हुआ था कि एक करनाल की संस्था है नीफा जी, उसके मुखिया हैं प्रीतपाल पन्नू जी। उन्होंने ब्लड डोनेशन की मुहिम पूरे देश में चलाई हुई है जी, और लगातार वो भी इस चीज में काम करते रहते हैं। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट उनकी आई थी 15 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में जी, 3000 प्लस कैंप्स ऑर्गेनाइज करने की जी, और टारगेट था कि 1 लाख यूनिट रक्त का कलेक्शन किया जाएगा जी, जी, उस एक दिन में ही। और बड़े गर्व और खुशी की बात है कि नीफा के सहयोग में बहुत सारी स्वैच्छिक संस्थाओं ने उनके साथ जुड़ के इस कार्यक्रम को किया जी, और उत्तर प्रदेश से भी 100 से ऊपर संस्थाएं उनके साथ जुड़ी थी। जी, और उस दिन इकलौते एक दिन में जी, 1,07,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन किए गए थे रक्तदानियों के, जी, जिसमें से लगभग 97,000 यूनिट ब्लड का कलेक्शन उस एक दिन में पूरे भारत में हुआ था नीफा के द्वारा। क्या बात है, बहुत और खूबसूरत। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने रिकॉग्नाइज किया था। और उसमें जिस संस्थान ने 30 यूनिट से अधिक रक्तदान कराया था उन सभी संस्थाओं और उनके मुखिया को वर्ल्ड बुक ने अपना सर्टिफिकेट और मेडल और ट्रॉफी दी थी और साथ में नीफा ने इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड से भी सम्मानित किया था। जी, और जी, इसका कार्यक्रम पिछले साल लखनऊ में बौद्ध संस्थान में किया गया था, बड़े ग्रैंड उस पे, जी, और सभी लोगों को बुला के वहां पे सम्मानित किया गया था। जी, तो इस तरह से उस मुहिम की वजह से हम लोगों का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सम्मिलित हो पाया था। चलिए, ये एक सामूहिक प्रयास था, लेकिन कहते हैं ना कि जब हम बूंद बूंद से सागर भरते हैं तो ऐसी कोशिशें कामयाब होती हैं और ये कोशिश कामयाब भी हुई और इसमें न सिर्फ लोगों का बल्कि भारत का नाम भी कहीं ना कहीं दर्ज हुआ। और आपने बताया कि इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड से भी सम्मानित हुए आप।
तो लाइफ सेवर अवार्ड से जब सम्मानित होते हैं या इस तरह के किसी भी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से जब सम्मानित किया जाता है किसी मंच पर, तो गर्व तो होता ही है, साथ ही साथ एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है और बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं कि आपसे जो शब्द निकलेंगे वो उन्हें मोटिवेट करेंगे। अभी हमारे तमाम श्रोता साथी सुन रहे हैं, देश भर से हैं और देश के बाहर से भी लोग सुन रहे हैं इस समय, नेपाल से, दोहा, कतर से और ऐसे तमाम जगहों से सुन रहे हैं जो अभी मैं देख भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन हर दिन का ये शेड्यूल है इसलिए पता है कि सुन रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, युवा साथी हैं, फिर भी अस्पतालों में जब रक्तदान की बात आती है, घर परिवार को लेकर 1 यूनिट 2 यूनिट रक्तदान की ज़रूरत होती है और परिवार में इतने सदस्य होते हैं, फिर भी लोग अपना खून देने से डरते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है कि वो अपने परिवार में जब कम यूनिट खून की ज़रूरत है तो स्वैच्छिक रक्तदान मतलब खुद से अपने परिवार के लिए डोनेट करें। एक तो ये सेफ़ होगा, अपने घर परिवार के बारे में पता होता है, लोगों को विश्वास होता है कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसा करने से जो लोग सेवा में लगे हैं उन पर जो लोग आक्षेप लगाते हैं कि रक्तदानी बने फिरते हो और रक्तदान नहीं करना था तो क्यों ऐसा संस्था खोल, ऐसे बहुत सारे मैं देख रही हूँ चीज़ें वायरल होती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे आप? इसमें देखिए, हम लोगों का काम ये होता है कि जो 2 तरह के केसेस आते हैं हम लोगों के पास जी। एक होता है कि सिंपल नॉर्मल मरीज है, कुछ बीमारी हुई, कोई दिक्कत हुई तो उसको रक्त की आवश्यकता है, 1 यूनिट 2 यूनिट जी। कुछ एक्सीडेंटल केस आ जाते हैं जो इमरजेंसी केसेस होते हैं जी। कोई मान लीजिए लखनऊ में किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो लखनऊ का निवासी नहीं है, कानपुर का है, बिल्कुल, उसके किसी घर काम वाले से दूर लखनऊ हैं। आया, घर वाले दूर हैं, उनको पहुंचने में समय लग सकता है, तो उस जगह पे स्वैच्छिक रक्तदाता ही उनकी मदद कर पाते हैं। जी। रक्तदान में सबसे बड़ी चीज ये है कि कुछ क्राइटेरियाज हैं और कुछ टाइम लिमिट है कि हम 90 दिन में एक बार ही रक्तदान कर सकते हैं, जो वर्ष में 4 बार ही हम दे सकते हैं, उससे ज्यादा हम रक्तदान नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर हमारे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। तो इस वजह से रक्तदान के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके साथ लिमिटेशंस होती हैं। अब सवाल आता है कि रक्त कैसे उपलब्ध होगा। अगर परिजन ही रक्त नहीं देंगे तो रक्त किसी फैक्ट्री में तो बनता नहीं है, अभी तक आर्टिफिशियली रक्त का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सका है जी। बहुत सारे डॉक्टर्स, वैज्ञानिक सब लगे हुए हैं लेकिन रक्त को आज तक बना नहीं पाए। तो रक्त हम जब देंगे तभी किसी को उपलब्ध हो पाएगा और परिजन अगर रक्तदान कर रहे हैं तो वो सबसे सेफ माना जाता है जी। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे प्रोफेशनल डोनर्स भी हैं जो पैसा लेके अपना खून बेचते हैं जी। और जो स्वैच्छिक रक्तदानी हैं या जो रक्तदान से जुड़ी संस्थाएं हैं वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि इस तरह के लोगों से रक्त लिया जाए क्योंकि उनके रक्त को आप पानी समझिए जी। एक आदमी जो रेगुलर डोनेट कर रहा है, साल में 10 बार दे रहा है, तो उसके ब्लड की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। बिल्कुल। और जो 90 दिन के बाद रक्तदान करता है उसका ब्लड हीमोग्लोबिन में और बाकी चीजों कंपोनेंट्स में भी सर्वोत्तम माना जाता है। बिल्कुल, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर ब्लड का स्तर अच्छा है, उसका जो लेवल है उसके अंदर जो मानक हैं वो बेहतर है तो आपका इम्यून सिस्टम उस पर बहुत प्रभावित होता है। और अगर वो सही नहीं है, रक्त तो मिल जाए लेकिन इम्यून सिस्टम जो आपको फिर बाद में लगातार बीमार ही करता रहेगा, तो ये बहुत समस्या वाली बात है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि रक्तदान अगर परिजन कर रहे हैं या हित मित्र कर रहे हैं या पड़ोसी कर रहे हैं या आपके मोहल्ले, शहर या गांव के लोग कर रहे हैं तो वो सेफेस्ट माना जाता है। बिल्कुल। और उससे जो रिकवरी आपके पेशेंट की होती है वो बहुत बेहतर होती है। बिल्कुल। दूसरी चीज, रक्तदान करने से आपका रक्तदाता का स्वयं का भी फायदा है जी। किस तरह से होता है कि मैं पिछले 7 साल से लगातार रक्तदान कर रहा हूं और मेरी उम्र इस समय 57 वर्ष है जी। और 57 वर्ष की उम्र में भी मैं कोई दवाई नहीं खाता हूं जी। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रक्तदान करना ही है। मेरा लीवर सही रहेगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा,
मुझे ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, शुगर नहीं होगी, हार्ट सही रहेगा, किडनी सही रहेंगी। तो अगर रक्तदान से मेरे को बीमारियों से निजात मिलती है, छुटकारा मिलता है, तो रक्तदान मेरे लिए तो स्वास्थ्यवर्धक हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए भी मैं खुद भी रक्तदान करता हूं और लोगों से भी कहता हूं कि आप साल में 4 बार नहीं तो 3 बार, 2 बार तो अवश्य रक्तदान करें। उससे आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे। होता क्या है, जब हम रक्तदान करते हैं तो मात्र 350 ml रक्त हमारा लिया जाता है जी। और हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो हमारे शरीर के वजन का कम से कम 10 से 12% होता है। इसको इस तरह से आप समझें कि अगर आपका वजन 70 किलो है तो मिनिमम 7 लीटर ब्लड आपके शरीर में मौजूद है जी। उस 7 लीटर में से अगर 350 ml ब्लड आपका निकला तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कमजोरी नहीं आती है और वो ब्लड अगले 24 से 48 घंटे में बन भी जाता है जी। और उसके जो इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो 5 से 7 दिनों में बन जाते हैं। तो मतलब मैक्सिमम 7 दिन में आपके ब्लड की टोटल रिकवरी आपकी बॉडी में वापस आ जाती है और जो नया ब्लड बनता है वो पतला होता है और फ्रेश होता है। और तो पतला खून है तो हार्ट अटैक के जो समस्याएं हैं, जो वजहें हैं, वो बचती हैं इससे जी। और वो बाकी के ब्लड को भी पतला करता है। तो अगर कहीं कोलेस्ट्रॉल या शुगर की भी दिक्कत है जी। तो वो भी कंट्रोल होती है। लोगों में ये बड़ी भ्रांति है कि हमारे शुगर है तो हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। पहले के जमाने में ये दिक्कत थी जी। अब ये दिक्कत नहीं है। सिर्फ वो पेशेंट ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं शुगर में जो इंसुलिन लेते हैं जी। अगर आप इंसुलिन नहीं लेते हैं और आपका ब्लड शुगर काउंट कंट्रोल है जी। तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उस ब्लड में से शुगर पार्टिकल्स हटा के वो ब्लड किसी दूसरे को चढ़ाया जा सकता है और वो बिल्कुल सेफ होता है जी। बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने आलोक जी। एक चीज़ और जानकारी चाहूँगी कि ब्लड देने से पहले अगर हमें पता है कि हमारे किसी परिजन को, किसी मित्र को, किसी दोस्त रिश्तेदार को जो है अस्पताल में चिकित्सीय व्यवस्था के दौरान रक्त की ज़रूरत पड़ने की संभावना है, जो कि 1-2 दिन, 4 दिन, हफ्ते दिन पहले लोगों को पता रहता है कि कोई बीमार है और ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपने खान पान में किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलें जो है कि हम रक्त दे पाए? बहुत ऐसी विशेष बात नहीं होती है जी। अगर आपको ब्लड डोनेट करना है तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ब्लड डोनेट करने से 2 घंटा पहले कम से कम आपने ठीक ठाक डाइट, नाश्ता या भोजन किया हुआ हो जी। खाली पेट रक्त कभी भी नहीं दिया जाता है और ब्लड देने के तुरंत बाद आपको ब्लड बैंक से ही खाने के लिए बिस्किट या केला या कोई भी मौसमी फल जो उस समय उपलब्ध होता है वो, प्लस एनर्जी ड्रिंक या फ्रूटी वगैरह कुछ भी लिक्विड दिया जाता है जो इमीडिएट आपकी एनर्जी लेवल को बरकरार कर देता है जी। और ब्लड डोनेशन में हार्डली टोटल अगर मैं कहूं तो 10 से 15 मिनट लगते हैं टोटल चेकअप और सारी प्रक्रियाओं के निपटने में और बाद में ब्लड देने के बाद आपको 5 मिनट का वो रेस्ट कराते हैं। उसके बाद एक बार फिर से बीपी चेक करके और फिर अगर सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल है, तो आपको कह देते हैं कि अब आप जा सकते हैं। और ब्लड डोनेशन के तुरंत बाद आप अपने नॉर्मल काम, नॉर्मल रूटीन में अगर आप सर्विस कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो वो काम आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं आती है, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती है। लोग कुछ कहते हैं कि कमजोरी आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कमजोरी सिर्फ मस्तिष्क में आती है, बाकी शरीर में नहीं आती है। जी, बहुत खूबसूरत बात है। ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा था क्योंकि मेरी जानकारी है कि कुछ लोग नशा करते हैं और जब कभी ब्लड देने की बात आती है तो ये रहता है कि अगर आप ब्लड देने की सिचुएशन है तो उसे करीब 24 या 48 घंटे पहले नशे की अवस्था या आपके शरीर में अल्कोहल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, ब्लड देने के 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद तक आपको अल्कोहल या कोई वैसा नशा नहीं करना चाहिए। अगर आप स्मोकर हैं तो कम से कम 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक आपको स्मोक नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आप तंबाकू मुंह से खाते हैं, चबा के खाते हैं, तो वो भी 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक नहीं करना चाहिए जी। बाकी और कोई ऐसा वो दिक्कत वाली बात नहीं होती है।
बिल्कुल। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिन्हें ख़्याल रखने की ज़रूरत है। ब्लड ग्रुप के बारे में आपको पता ही है कि 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी होता है। नेगेटिव पॉजिटिव जी। होते हैं, हर किसी के फैक्टर में होते हैं, और इस तरीके से ब्लड डोनेशन के लिए ब्लड मैच की चीज़ें मैच कराई जाती हैं। और इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप ब्लड डोनेशन जीवन में दें तो बेहतर है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ऐसे लोगों के काम आते रहें। तो ये एक ऐसी अमूल्य निधि है जो सिर्फ हमारे पास है, जो खरीदी नहीं जा सकती है। ये हमारे आपसी भाव से ही हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या दूसरे की मदद कर सकते हैं। और आप सोच के देखिए कि अगर आपकी वजह से किसी के घर का लाल बच जाए, किसी के घर का चिराग बच जाए, तो कितनी बड़ी सेवा है ये इस समय में। और आज हर घर को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो रक्तदान जैसी इस मुहिम में जो लोग जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनको भी इतने देर में पता चल गया होगा कि कैसे वो प्रक्रिया का पालन करें। अपने आसपास के जो अस्पताल हैं, जिला अस्पताल है, वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ ब्लड यूनिट अगर है, ब्लड बैंक है, तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और इस तरह से अपने गांव, अपने मोहल्ले में एकत्र होकर के आप रक्तदान की मुहिम में जुड़ सकते हैं, रक्तदान करा सकते हैं। तो सामाजिक प्रतिष्ठा तो बनती है, लेकिन आपके अपने क्षेत्र में आपके स्वयं के लिए भी एक जो ज़रूरतें हैं वो मेंटेन होती हैं। आपको एक कार्ड भी मिलता है कि आप एक ब्लड डोनर हैं, तो ताकि आपको समय ज़रूरत पड़ने पे आपका वो कार्ड आपके काम भी आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिलती हैं। और रक्तदान करने के फ़ायदे भी आपको आलोक जी ने गिनाए हैं। तो फ़ायदे हैं ही, लेकिन ज़िंदगियां भी बचानी हैं और हम सभी मिलकर ये काम कर सकते हैं। तो आलोक जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे तमाम श्रोता साथियों को इससे प्रेरणा मिली होगी और कुछ लोगों ने विचार भी बना लिया होगा कि अब हम भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। और हम लोग गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ लोग चलिए बात करते हैं और अगला कैंप हमारे गांव में होगा। तो इस तरीके से जो अगर विचार बना होगा तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात होगी। आपने अपना समय निकाला आलोक जी, हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे फिर आपकी ज़रूरत पड़ेगी ऐसे ही मोटिवेशन के लिए, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। अभी हमारे तमाम श्रोता साथियों की शुभकामनाएं आपके लिए आई हुई हैं, लगातार मैसेज आ रहे हैं अभी भी, और उन शुभकामनाओं को आगे हम पढ़ते चलेंगे। और अब हम चलेंगे कुछ गीतों की ओर, फरमाइशों की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी।